मुझे कबाड़ के ढेर के पास एक असली वारिस सिस्टम मिला था। उसने मुझसे कहा कि मैं उस लड़की को पालूं, उसे हर दिन डांटूं, तंग करूं, ताकि उसका जुझारू स्वभाव विकसित हो सके। मैंने तुरंत सिर हिलाया। ये तो आसान है, मुझे तो बच्चों से ही चिढ़ है। 16 साल बाद मैं उसके परिवार से स्कूल के गेट पर मिला। चप्पल पहने हुए था और हाथ में 2 स्टार्च वाली सॉसेज पकड़े खड़ा था। वहीं उसके असली माता पिता एक लग्जरी कार में आए थे और उसके 1 साल की उम्र से लेकर 16 साल तक के लिए कुल 16 तोहफे लेकर आए थे। घर के मुखिया ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। इन सालों में आपने बहुत मेहनत की है। नकली वारिस लड़की उस आदमी के पास सिमट कर खड़ी थी और असली वारिस को डरते डरते देख रही थी। दीदी प्लीज मुझे मत भेजिए। लेकिन असली वारिस का व्यवहार कुछ अजीब था। उसने बस एक नजर उनकी तरफ डाली और सीधे मेरी तरफ दौड़ पड़ी। फिर मेरे हाथ से स्टार्च वाली सॉसेज छीन ली। पापा, आप फिर से ये खा रहे हैं? जब मुझे अपनी असली बेटी कूड़ेदान के पास मिली थी, तब वह सिर्फ 1 महीने की थी। वह बहुत दुबली और कमजोर थी। उसकी रोने की आवाज भी इतनी हल्की थी जैसे कोई मरता हुआ बिल्ली का बच्चा म्याऊ कर रहा हो। लेकिन जैसे ही मैंने उसे गोद में उठाया, वह रोना बंद कर गई। उसकी गोल गोल आंखें मुझे घूरने लगीं। फिर अचानक उसकी आंखें मुस्कान से आधे चांद जैसी मुड़ गईं। मैंने भौहें सिकोड़कर ठंडी आवाज में कहा, ऐसा मत सोच कि मैं तेरे झांसे में आ जाऊंगा। मैं तुझे सिर्फ पैसों के लिए पाल रहा हूँ। सिस्टम कुछ देर चुप रहा। तो फिर तुम उसके गाल क्यों नोच रहे हो? मैंने तुरंत हाथ पीछे खींच लिया। धत्त, मुझ पर जरूर कोई जादू हो गया है। मैंने जल्दी से खुद को संभाला और अपने इरादों पर कायम रहा। अपनी तथाकथित दुष्ट परवरिश योजना के अनुसार मैं उसके लिए बेबी स्टोर से सबसे सस्ता दूध पाउडर खरीद कर लाया। लेकिन लगता था उसे वो पसंद नहीं आया। उसने नाक सिकोड़ ली और उसकी आंखें शिकायत से भर गईं। ये बच्ची भी न कितनी नखरीली थी। फिर भी चाहे उसे पसंद हो या नहीं, वह कुछ बड़बड़ाती रहती और अपना छोटा सा हाथ बढ़ाकर मेरी तर्जनी पकड़ लेती और उसे हिलाती रहती। अगले दिन मैंने एक अतिरिक्त पार्ट टाइम काम कर लिया। शाम को लौटते वक्त मैं थोड़ा बेहतर और स्वादिष्ट दूध पाउडर खरीद लाया। क्या ये सही था? अगर वह अच्छा दूध नहीं पिएगी तो बड़ी कैसे होगी? और अगर बड़ी ही नहीं हुई तो मुझे उससे पैसे कैसे मिलेंगे? उस रात वह असामान्य रूप से शांत थी। मैं पूरी रात करवटें बदलता रहा, हर मिनट उसकी सांसें चेक करता, यहाँ तक कि इंटरनेट पर भी खोजा कि क्या बच्चों का रोए बिना सोना सामान्य बात है। आखिरकार छठी बार चेक करते करते मैंने उसे जगा ही दिया। मैं तो बस ये देख रहा था कि कहीं ये मर तो नहीं गई। जब वह छोटी बच्ची 3 साल की हुई, तब जाकर मुझे लगा कि अब मैं अपनी दुष्टता दिखा सकता हूँ। उसके गोलमटोल गाल दबाते हुए मैंने फुसफुसाकर कहा, आज से अपने जूते खुद बांधना सीखो। शायद ये उसके जीन का कमाल था। मेरी बेटी बहुत होशियार थी। उसने जल्दी ही अपने जूते बांधना सीख लिया, अकेले सोना सीख लिया, खुद खाना सीख लिया, यहाँ तक कि अपने मोजे धोना भी सीख लिया। क्या बस यही अत्याचार है? तुम समझते नहीं। मेरी योजना तो अभी शुरू हुई थी। अगला कदम है इसे पोछा लगाना सिखाना, खाना बनाना सीखना, गंदे और थकाऊ काम करना, ताकि मैं इसे अपना नौकर बना सकूं। योजना बिल्कुल सही दिशा में जा रही थी, लेकिन मेरी असली बेटी बेहद आज्ञाकारी निकली। मैं जो भी कहता वह कर देती, मगर एक सख्त पिता होने के नाते मैं उसकी कोई गलती बर्दाश्त नहीं कर सकता था। एक बार उसने गलती से पोछे का पानी गिरा दिया। मैंने हाथ बांधकर उसे डांटा, तुम कितनी अनाड़ी हो। तुम्हारे असली माता पिता तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। उसकी आंखों में आंसू भर आए। वह रोती हुई अपने कमरे में भाग गई। मैं तुरंत उसके पीछे गया और दरवाजे से कान लगाकर सुनने लगा। अंदर से रोने की आवाज धीरे धीरे कम होने लगी। मैं घबरा गया। अब क्या करूं? कहीं इतना रोने से बेहोश तो नहीं हो गई? नहीं, इतना भी गंभीर नहीं होगा, है ना? सही कह रहे हो। 5 मिनट और इंतजार करता हूँ। बस यही। 4 मिनट, 3 मिनट, 1 मिनट। छोड़ो, जाकर देख ही लेता हूँ। बात पूरी होने से पहले ही मैंने दरवाजा खोल दिया। अंदर जाकर देखा तो मेरी बेटी मेज पर बैठी चित्र बना रही थी। मैंने उसे गोद में उठा लिया और गंभीर चेहरा बनाकर कहा, मैं तो मजाक कर रहा था। तुम इतनी प्यारी हो, तुम्हारे माता पिता तुम्हें कभी नापसंद नहीं करेंगे। फिर मेरी नजर उसकी बनाई तस्वीर पर पड़ी। उसमें 2 लोग बने थे, एक बड़ा, एक छोटा। मुझे किसी और की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ पापा चाहिए। मैं चुप हो गया। पापा, आप रो मत। मैंने कहा कि मैं नहीं रो रहा, और इसलिए मैं नहीं रोया। बाद में मुझे समझ आया कि उसे डांटना बेकार था। हर बार आखिर में रोता मैं ही था, इसलिए मैंने तरीका बदल दिया। मैं एक चित्रों वाली किताब लेकर आया और उसे पढ़ाना शुरू किया। ये क्या है? तुम नहीं समझोगे। मैं इसे पढ़ाई के बोझ से कुचल दूंगा। पहले दिन मैंने उसे तुम, मैं और वह सिखाया। दूसरे दिन मैंने प्यार, नफरत, पसंद और नापसंद सिखाया। मैं पापा से प्यार करती हूँ, मैं पापा से प्यार करती हूँ। तीसरे दिन तक उसने सब पूरी तरह सीख लिया। वह चिड़िया के बच्चे की तरह चहकते हुए मेरे पीछे पीछे घूमती रहती। मैं पापा से प्यार करती हूँ, मैं पापा से प्यार करती हूँ। मेरा चेहरा लाल हो गया।
मैंने गुस्से में किताब जमीन पर फेंक दी। धत्त तेरे की, इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। प्राइमरी स्कूल में दाखिले से पहले मुझे उसका जन्म पंजीकरण करवाना था। तभी मुझे एहसास हुआ कि अभी तक उसका कोई नाम नहीं रखा गया था। मैं हमेशा उसे छोटी कहकर ही बुलाता था। यह बहुत महत्वपूर्ण मौका था। मुझे ऐसा नाम रखना था जिसे वह कभी भूल न सके, ऐसा नाम जो उसे जीवन भर परेशान करे। सिस्टम ने सुझाव दिया, कोई आम और अटपटा नाम रख दो, जैसे झाउदी। मैं सोच में पड़ गया। पूरी रात सोचने के बाद अगले दिन मैंने आत्मविश्वास से उसका पंजीकरण करवाया और सिस्टम से शेखी बघारी। मैंने तुम्हारी सलाह मान ली। ऐसा नाम रखा है जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। ओह, आखिरकार तुम्हें समझ आ गया। आज से तुम्हारा नाम होगा लू जियो। मैं विजयी अंदाज में हंस पड़ा। हे, इसे बरसात के दिन बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मैंने इसका नाम जियो रखा है, जिसका मतलब है बारिश को जानना। ये जरूर गुस्से से पागल हो जाएगी। लू जियो ने खुशी से कहा, पापा, मुझे अपना सरनेम देने के लिए धन्यवाद। रुको, कुछ तो गड़बड़ है। प्राइमरी स्कूल में दाखिले के बाद मैंने उसे खूब मेहनत से पढ़ने का आदेश दिया। लू जियो ने आज्ञाकारी ढंग से हामी भर दी। धीरे धीरे वह पहले से कहीं ज्यादा समझदार और शांत हो गई। अब वह हर वक्त मैं पापा से प्यार करती हूँ नहीं कहती थी। स्कूल से लौटते ही घर के काम करती, होमवर्क करती और सोने से पहले मेरा बिस्तर भी ठीक कर देती। मैंने सिस्टम से कहा, देखा, हमारे बीच दूरी आ गई है ना? इसका मतलब है कि हमारी दुष्ट परवरिश योजना सफल हो रही है। लेकिन इसके बावजूद मैं खुद को रोक नहीं पाता था। रात को चुपके से उसके कमरे में जाकर उसे देखता रहता। एक दिन स्कूल से लौटने के बाद उसने 2 सॉसेज खरीदी। मैंने पूछा, पैसे कहाँ से आए? उसने हैरानी से कहा, क्या पापा ने ही चुपके से मेरे बैग में नहीं रखे थे? गलती से रख दिए होंगे पापा, परसों भी, पिछले हफ्ते भी गलती से रख दिए थे, पिछले महीने भी गलती से रख दिए थे और फिर दोबारा भी गलती से रख दिए थे। वैसे भी ये सब जंक फूड है। किसने कहा था तुम्हें इसे खाने के लिए? उसकी उम्मीद भरी नजरों के सामने मैंने 3 ही कौर में सारी स्टार्च वाली सॉसेज खा ली। घर लौटने के 2 घंटे बाद मैं अपने हाथ से बनाई हुई स्टार्च वाली सॉसेज लेकर उसके कमरे में गया। देखा, इसे कहते हैं हेल्दी खाना। लू जियो ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थीं। उसने पूरी सॉसेज साफ कर दी। तुम अभी क्या समझोगे? मैंने तो बस उससे खाना टेस्ट करवाया था। मैं संतुष्ट होकर वहां से चला गया। लू जियो बहुत होशियार थी। वह लगभग हर बार पूरे अंक लाती थी। आखिरकार तीसरी कक्षा की फाइनल परीक्षा में उसे अंग्रेजी में सिर्फ 98 अंक मिले। ये कैसी लापरवाही थी? वो 2 नंबर कहाँ चले गए? सॉरी पापा, अगली बार ध्यान रखूंगी। लू जियो सिर झुकाकर चुपचाप माफी मांगते हुए घर के अंदर चली गई। सिस्टम बोला, अरे, ये तो अच्छा मौका है। लेकिन उसके बोल पूरे होने से पहले ही मैं लू जियो की जाती हुई पीठ को देखते देखते चुपचाप आंसू बहाने लगा था। हे भगवान, मैंने क्या कर दिया? तुमने कुछ किया भी नहीं है। कुछ मिनट बाद लू जियो खाना बनाने के लिए रसोई में आई और मुझे कोने में बैठकर रोते हुए देख लिया। मैं तुरंत खड़ा हो गया और जल्दी से चेहरा पोंछ लिया। पापा, आप फिर रो रहे हैं? मैं नहीं रो रहा। खाना बनाते वक्त धुआं आंखों में चला गया था। पापा, अगली बार मैं पूरे नंबर लाऊंगी। फिर उसने धीरे से कहा, आप जानते हैं, मुझे पता है कि पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मैंने शरीर अकड़ाकर चुपके से उसके कंधे को गले लगा लिया। सिस्टम ने पूछा, तुम इसे डांटने वाले नहीं थे? चुप रहो। इसे कहते हैं बेवकूफ बनकर दूसरों को बेवकूफ बनाना। जब इसे पूरा यकीन हो जाएगा, तब मैं इसे जोर का झटका दूंगा। लेकिन मैं बहुत लंबे समय तक इंतजार करता रहा। मुझे कभी वो मौका नहीं मिला। इसके बजाय एक दिन मैंने लू जियो को रोते हुए घर लौटते देखा। उसे रोए हुए मैंने बहुत सालों से नहीं देखा था। घर आते ही वह मेज पर सिर रखकर बैठ गई। शियाओ यू, क्या हुआ? पापा को बताओ, क्या किसी ने तुम्हें परेशान किया? मैं बेचैनी से इधर उधर टहलता रहा। काफी देर बाद वह रोते रोते बोली, सब कहते हैं कि मैं आपकी असली बेटी नहीं हूँ। बस इतनी सी बात? मैंने राहत की सांस ली। हाँ, नहीं हो, मैं तो तुम्हें कूड़ेदान के पास से उठाकर लाया था। लू जियो एकदम जड़ हो गई। सच में? हाँ, मैं बिल्कुल शांत था। आखिर मैं अक्सर उससे कहता रहता था कि उसे कूड़ेदान से उठाया था। बस उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि ये सच निकलेगा। उसने होंठ फुला लिए और फिर से रोने वाली थी। तो फिर लू जियो का दिमाग जैसे कुछ पल के लिए काम करना बंद कर गया। वह रोना भी भूल गई। मैंने कहा, मैं तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करता हूँ, है ना? तो अगर इतने साल पालने के बाद पता चले कि तुम मेरी असली बेटी नहीं हो, क्या इससे हमारे बीच कुछ बदल जाएगा? लू जियो ने बहुत देर तक गंभीरता से सोचा, फिर सिर हिलाया। नहीं, बस फिर बात खत्म। असल में ये बहुत मुश्किल सवाल था और मेरे जवाब किसी भी असली बेटी के लिए बहुत बड़ा झटका साबित हो सकते थे। लेकिन कोई बात नहीं, मेरा अपना तरीका था। अगले दिन लू जियो स्कूल गई। वहीं वे परेशान करने वाले लड़के फिर उसका मजाक उड़ाने लगे कि वह गोद ली हुई बच्ची है। लू जियो ने तुरंत जवाब दिया, तो क्या हुआ लियू शियाओहाओ,
तुम्हारे कपड़े हमेशा गंदे रहते हैं। तुम्हारे माता पिता तुम्हें कपड़े धोना तक नहीं सिखाते। साफ है कि उन्हें तुम्हारी परवाह नहीं। जो दाबाओ, तुम्हारे नंबर हमेशा सबसे कम आते हैं। तुम्हारे माता पिता को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उन्हें तुमसे कोई उम्मीद नहीं है। सोंग याओजू, तुम हर दिन जंक फूड खाते हो। तुम्हारे माता पिता तुम्हें रोकते तक नहीं। उन्हें तुम्हारी सेहत की चिंता ही नहीं है। तीनों बच्चे एक दूसरे को देखने लगे। उनके चेहरे लाल हो गए। आखिर उनमें से एक बोला, लेकिन तुम तो गोद ली हुई हो। लू जियू ने सीना तानकर कहा, तो क्या हुआ? मेरे पापा मुझसे प्यार करते हैं। मुझे किस बात का डर? हम दोनों इसी तरह दिन बिताते रहे। लू जियू ने शानदार अंकों के साथ शहर के सबसे अच्छे जूनियर हाई और फिर हाई स्कूल में दाखिला लिया। मैं खुशी खुशी उसे हाई स्कूल के पास किराए के घर में शिफ्ट कराने ले गया। जब उसे पता चला कि किराया काफी महंगा है तो उसने पार्ट टाइम ट्यूशन पढ़ाने का प्रस्ताव रखा। लेकिन मैं घबरा गया। नहीं, बिल्कुल नहीं। पार्ट टाइम काम करोगी तो पढ़ाई प्रभावित होगी। अगर अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं मिला तो आगे चलकर मुझे पैसे कैसे भेजोगी? सिस्टम बोला, तुम्हारी बात में दम तो है। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन साथ ही डर भी लग रहा था कि कहीं वो सचमुच मेरी बात मानकर पढ़ाई छोड़कर कमाने न लग जाए। मैंने जल्दी से कहा, मैं अभी कुछ साल और तुम्हारा खर्च उठा सकता हूँ। इसे कहते हैं लंबी अवधि का निवेश। लू जियू मुस्कुराई। धन्यवाद पापा। मैंने नया बैग निकालकर उसकी तरफ उछाल दिया। लो, ये मुझे सड़क पर पड़ा मिला था। अभी भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इतनी नखरेबाजी क्यों? लू जियू मुस्कुराते हुए बैग लेने लगी। स्कूल जाने से पहले उसने झांक कर कहा, पापा, मुझे स्टार्च वाली सॉसेज खानी है। ठीक है। उस शाम मैं जल्दी ही स्कूल गेट पर पहुंच गया। हाथ में स्टार्च वाली सॉसेज थी और मैं उसे लेने का इंतजार कर रहा था। तभी स्कूल के सामने एक बेहद महंगी लगने वाली लग्जरी कार आकर रुकी। मौजूद माता पिता हैरानी और ईर्ष्या से उसे देखने लगे। कार से 4 लोग उतरे। सबसे आगे एक पति पत्नी थे। उनकी देखभाल और पहनावा देखकर ही पता चल रहा था कि वे बेहद अमीर हैं। हीरे जवाहरात से सजे हुए थे। बाकी 2 शायद भाई बहन थे। छोटी बहन घबराकर अपने भाई के कपड़े पकड़े हुई थी, जबकि बड़ा भाई चारों तरफ घमंड भरी नजर से देख रहा था, जैसे उसे हमारे जैसे लोगों के साथ खड़ा होना पसंद न हो। काफी समय से शांत पड़ा सिस्टम अचानक सक्रिय हो गया। शू परिवार आ गया है। वे अपनी असली बेटी को लेने आए हैं। मैं वहीं जम गया। सिस्टम ने बहुत पहले कहा था कि जब लू जियू 16 साल की होगी तब उसके असली माता पिता उसे लेने आएंगे, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि वो दिन इतनी अचानक आ जाएगा। मैं अनजाने में आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन फिर मैंने खुद को देखा। पैरों में चप्पल, 30 युआन की टी शर्ट, थोड़े बिखरे हुए बाल और हाथ में 2 स्टार्च वाली सॉसेज। मैं और लू जियू का असली परिवार मानो 2 अलग दुनिया के लोग थे। मैंने होंठ भींच लिए और अपनी जगह से हिला तक नहीं। जोंगहो हाई स्कूल की छुट्टी हुई। सड़क के दूसरी तरफ लू जियू खड़ी थी। उसकी ऊंची पोनीटेल सलीके से बंधी हुई थी। स्कूल यूनिफॉर्म की आस्तीनें मोड़ी हुई थीं, जिनसे उसके मजबूत बाजू दिख रहे थे। लग रहा था जैसे वह कोई खुशखबरी मुझे सुनाना चाहती हो। उसकी आंखें चमक रही थीं और वह उत्सुकता से इधर-उधर देख रही थी। उसे पता था कि मैं हमेशा की तरह उसे लेने जरूर आऊंगा, लेकिन मैं भीड़ के पीछे छिप गया। लू जियू मुझे ढूंढ पाती उससे पहले शू परिवार ने उसे देख लिया। स्पष्ट था कि उन्होंने पहले से उसकी जानकारी जुटा रखी थी। वे जानते थे कि वह कैसी दिखती है। सबसे पहले मैडम शू आगे बढ़ी। उनकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। उन्होंने कांपती आवाज में पुकारा, आन आन, क्या तुम हो? लू जियू चौंक गई। माफ कीजिए आंटी, शायद आपने किसी और को समझ लिया है। तभी शू झीमिंग आगे आए। उन्होंने लू जियू को ऊपर से नीचे तक देखा और बोले, मैं शू ग्रुप का शू झीमिंग हूँ। तुम्हारा असली नाम शू आन आन है। तुम हमारी बेटी हो। आज हम तुम्हें घर ले जाने आए हैं। आसपास खड़े सभी लोगों की नजरें उनकी तरफ मुड़ गईं। लू जियू ने गहरी सांस ली और असहज होकर एक कदम पीछे हट गई। ये कोई सड़क वाला प्रैंक शो है क्या? मुझे घर जाकर पापा के लिए खाना बनाना है। आप लोग किसी और को ढूंढ लीजिए। मैडम शू ने जैसे कोई भयानक बात सुन ली हो। क्या तुम अभी भी घर जाकर खाना बनाती हो? मेरी बच्ची, तुम्हारी जिंदगी आखिर कैसी रही है? अब तक शिष्ट बनी हुई लू जियू का चेहरा अचानक उतर गया। वह कुछ कह पाती उससे पहले राजकुमारी जैसी दिखने वाली लड़की आगे बढ़ी। आंसू पोंछते हुए उसने लू जियू के सामने गहरा झुककर कहा, मुझे माफ कर दीजिए। इन सारे सालों में मैं आपकी जगह जीती रही हूँ, लेकिन मम्मी पापा ने मुझे इतना प्यार दिया है कि मैं उन्हें छोड़ना नहीं चाहती। क्या आप मुझे घर से निकालेंगी नहीं? अगर आप मुझे रहने देंगी तो मैं आपकी नौकरानी बन जाऊंगी। लू जियू शू परिवार की बिछड़ी हुई बेटी थी। पूरे 16 साल बाद परिवार से उसकी पहली मुलाकात इतनी अचानक होने वाली थी, ये किसी ने नहीं सोचा था। ये सब स्कूल के गेट जैसी भीड़-भाड़ वाली जगह पर नहीं होना चाहिए था। ऊपर से उन्होंने नकली वारिस शू मिंगजू से सबके सामने माफी भी मंगवा दी,
जैसे वही सबसे बड़ी पीड़ित हो। क्या उन्होंने एक बार भी लू जियू की भावनाओं के बारे में सोचा? सिस्टम ने महसूस कर लिया कि मैं कुछ करने वाला हूँ। उसने तुरंत याद दिलाया, यहाँ से चले जाओ और घर पर उसका इंतजार करो, तुम्हें तो पैसे मिलने वाले हैं। मैंने मुट्ठियां भींच लीं और किसी तरह अपना गुस्सा दबा लिया। तभी एक और आवाज सुनाई दी, मिंगजू, तुम्हें इतना झुकने की जरूरत नहीं है। उस लड़के ने दर्द भरे चेहरे के साथ शू मिंगजू के कंधे पर हाथ रखा और फिर लू जियू का रास्ता रोक लिया। अनान, क्या तुम अपने परिवार के साथ ऐसा व्यवहार करती हो? स्पष्ट था कि वह लू जियू को दबाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लू जियू पिछले कई सालों में इतनी अच्छी तरह पली बढ़ी थी कि उसकी लंबाई लगभग लड़कों जितनी हो चुकी थी, इसलिए सामने वाला केवल अपनी धौंस दिखाने की कोशिश कर सकता था। मेरे माता पिता तुम्हें इतने सालों से ढूंढ रहे थे, क्या तुम्हारे अंदर जरा भी एहसान या तहजीब नहीं है? मिंगजू तुमसे माफी मांग रही है और तुम्हारे चेहरे पर कोई भाव तक नहीं है। क्या तुम पत्थर दिल हो? अब लू जियू भी और नहीं सह सकी। उसने गहरी सांस ली और सीधे सिक्योरिटी बूथ की तरफ चिल्लाई, सिक्योरिटी अंकल, कोई मुझे परेशान कर रहा है। लू जियू का स्वभाव बहुत अच्छा था और उसकी भावनात्मक समझ भी कमाल की थी, चाहे शिक्षक हों, सहपाठी हों या कैंटीन की आंटियां। यहाँ तक कि सिक्योरिटी गार्ड भी उसे बहुत पसंद करते थे। उसकी आवाज सुनते ही लोग तुरंत आगे बढ़ आए, पीछे हटो, पीछे हटो, पीछे हटो। शू परिवार के लोग इतने सालों में कभी ऐसे नहीं ट्रीट किए गए थे। वे पीछे हटते हुए हड़बड़ाकर सफाई देने लगे। लू जियू ने मौके का फायदा उठाया और उनके पास से निकल गई। फिर उसने भीड़ में जल्दी जल्दी मुझे ढूंढना शुरू किया। कुछ ही सेकंड में उसकी नजर मुझ पर पड़ गई। वह खुशी से चहकती हुई छोटी चिड़िया की तरह उछलती कूदती मेरी तरफ आ गई। मेरे हाथ में सॉसेज देखकर उसने तुरंत नापसंदगी भरा चेहरा बनाया। फिर से ये चीज? मैंने तुरंत कहा, बकवास मत करो, ये मैंने खुद बनाई है। लू जियू ने आंखें सिकोड़ लीं, सॉसेज को ध्यान से देखा, फिर पूरे विश्वास के साथ बोली, ये दुकान से खरीदी हुई है। आपकी बनाई हुई स्टार्च सॉसेज में हमेशा एक कोना थोड़ा जला हुआ होता है। मैं एक पल को चुप हो गया। सच कहूं तो ये कोई गर्व करने वाली बात भी नहीं थी। जंक फूड है, लेकिन फिर भी तुम्हारे लिए लाई हूं। धन्यवाद पापा। उसने मुस्कुराते हुए सॉसेज ले ली। मैंने उसका हाथ पकड़ा और बिना पीछे देखे जल्दी जल्दी घर की तरफ चल पड़ा। मुझे डर था कि अगर पीछे मुड़ा तो शू परिवार फिर हमारे पीछे आ जाएगा। रास्ते में मैंने पूछा, आज स्कूल कैसा रहा? लू जियू मुस्कुराई, बहुत अच्छा। सेमेस्टर के आखिर में होने वाली पेरेंट टीचर मीटिंग में आपके लिए एक सरप्राइज है। फिर वह थोड़ी देर रुकी, चेहरे पर परेशानी आ गई। लेकिन स्कूल गेट पर आज एक अजीब परिवार मिल गया। वे जिद कर रहे थे कि मेरा नाम शू आनान है। मैंने शू ग्रुप का नाम सुना है, लेकिन मैं उनकी बेटी कैसे हो सकती हूँ? मेरा दिल कस गया। मैंने सावधानी से पूछा, अगर सच में हो तो? लू जियू अचानक रुक गई। मेरी घबराई हुई नजरों के बीच उसने पूरी गंभीरता से जवाब दिया, अगर वे सच में मेरे परिवार वाले हैं तो मैं उन्हें सबसे अच्छे मानसिक हॉस्पिटल में भर्ती करवा दूंगी। मैं हंसी रोक नहीं पाया। कुछ देर बाद मैंने फिर कहा, लेकिन वे बहुत अमीर हैं। लू जियू ने गंभीरता से सिर हिलाया। हाँ, उन्हें हॉस्पिटल भेजने के बाद उनकी सारी दौलत उन लोगों को दान कर दूंगी जिन्हें उसकी ज्यादा जरूरत है। उनकी मानसिक हालत देखकर तो नहीं लगता कि उन्हें पैसे खर्च करना आता है। बेहतर है कोई और खर्च कर ले। मैंने गहरी सहमति में सिर हिलाया। बेटी, तुम्हारा आइडिया कमाल का है। लू जियू हंस पड़ी। आपने ही तो सिखाया है पापा। हम पूरे रास्ते हंसते बातें करते घर लौटे, लेकिन जैसे ही मैंने रात का खाना बनाकर खत्म किया, दरवाजे पर दस्तक हुई। बिना देखे ही समझ गया, शू परिवार आ चुका था। मुझे पता था कि ये दिन कभी न कभी आएगा ही। मैं उठने ही वाला था कि लू जियू पहले खड़ी हो गई। उसने शांत स्वर में कहा, पापा, दरवाजा मैं खोलती हूँ। दरवाजे के बाहर शू परिवार के चारों सदस्य खड़े थे। मैडम शू को डर था कि कहीं वह दरवाजा बंद न कर दे। उन्होंने तुरंत जन्म प्रमाण पत्र निकाला और रोते हुए उसका हाथ पकड़ लिया। आनान, ये सब एक गलतफहमी थी। मैं सच में तुम्हारी असली माँ हूँ। लू जियू ने मेरी तरफ देखा। मैंने उसकी नजर से बचने की कोशिश की। कुछ पल बाद उसने कहा, अंदर आ जाइए। फिर वह एक तरफ हट गई। अभी थोड़ी देर पहले जो तमाशा हुआ था, उसके बाद चारों लोगों का रवैया पहले से थोड़ा संयमित था। कम से कम अब वे सामान्य इंसानों की तरह बात कर रहे थे। मैडम शू ने परिचय कराना शुरू किया। ये तुम्हारे बड़े भाई हैं, शू लिंगतियान, तुमसे 3 साल बड़े हैं। फिर उन्होंने शू मिंगजू की तरफ इशारा किया। और ये शू मिंगजू है। इसका जन्म तुम्हारे 1 घंटे बाद हुआ था। उस समय मैंने और एक नैनी ने एक ही हॉस्पिटल में बच्चों को जन्म दिया था। उसने चुपके से हमारे बच्चों की अदलाबदली कर दी और फिर तुम्हें छोड़ दिया। कुछ समय पहले हमें पता चला कि जूजू हमारी असली बेटी नहीं है। तब हमने हर जगह जांच शुरू करवाई। कल जाकर तुम्हारे बारे में खबर मिली। मैडम शू की आंखों से आंसू बहने लगे। माँ ने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसी जिंदगी जी रही हो। उन्होंने कमरे की सजावट की तरफ देखा। उनकी आवाज में छिपी हुई घृणा साफ सुनाई दे रही थी। कोई ऐसी जगह कैसे रह सकता है?
लू जियू का चेहरा तुरंत ठंडा पड़ गया। ऐसी जगह क्यों नहीं रह सकता? उसके दिल में इस घर की बहुत अहमियत थी। ये घर उसकी और मेरी सालों की मेहनत का नतीजा था। गर्मियों में हम दोनों पुराने सेकेंड हैंड एसी के सामने बैठकर तरबूज खाते थे, ठंडी हवा का आनंद लेते थे। सर्दियों में पुराने सोफे पर गर्म पानी की बोतलें लेकर साथ बैठते और टीवी देखते थे। ऐसे घर के बारे में कोई इस तरह कैसे बोल सकता था? शू झीमिंग पहले से ही अधीर हो रहा था, खास तौर पर इसलिए क्योंकि लू जियू 2 बार उसका अनादर कर चुकी थी। उसके हिसाब से शू परिवार का कोई सदस्य इतना बदतमीज नहीं हो सकता था। उसने जोर से मेज पर हाथ मारा, फिर भौहें चढ़ाकर लू जियू को घूरते हुए बोला, बहुत हो गया, तुम अभी हमारे साथ घर चल रही हो। शू मिंगजू ने जल्दी से उसके कंधे थपथपाए। पापा, गुस्सा मत कीजिए, दीदी को सामान समेटने के लिए थोड़ा समय तो दीजिए। शू झीमिंग ने नाक सिकोड़ ली। इस कूड़े के ढेर में ऐसा क्या रखा है जिसे समेटना पड़े? शू मिंगजू फिर लू जियू की तरफ मुड़ी। उसकी आवाज हमेशा की तरह नरम और मीठी थी। जल्दी से पापा से माफी मांग लीजिए, उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, उन्हें नाराज मत कीजिए। मम्मी पापा सच में आपको घर ले जाना चाहते हैं। हमने आपके लिए कितने सारे तोहफे तैयार किए हैं, गहने, डिजाइनर ड्रेसें, सब मैंने खुद चुनकर रखी हैं। तभी शू लिंगतियान भी बोल पड़ा, मम्मी पापा और मिंगजू ने तुम्हारे लिए 16 जन्मदिनों के 16 तोहफे तैयार किए थे। उन्होंने कितनी मेहनत की थी और अब वो सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। बगल में बैठी लू जियू यह सुनकर हंस पड़ी। उसकी हंसी में साफ तंज था। तुम लोगों का परिवार तो बड़ा खुशहाल लग रहा है, सब मिलकर एक ही नाटक कर रहे हो। ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हें मेरी कोई जरूरत ही नहीं। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, फिर शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, मैं और मेरे पापा बिल्कुल ठीक हैं। आप लोगों को हमारी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। कृपया यहाँ से चले जाइए। शू झीमिंग का चेहरा ठंडा पड़ गया। ये संभव नहीं है। अब जब हमें पता चल गया है कि तुम शू परिवार की सदस्य हो, तो हम तुम्हें बाहर भटकने नहीं दे सकते। शू परिवार मिंगजू को पाल सकता है तो तुम्हें भी पाल सकता है। फिर उसकी नजर मुझ पर पड़ी, शायद क्योंकि मैंने आखिरकार उसकी तरफ देखा था। उसकी आवाज में हल्की सी चेतावनी घुल गई। जहां तक तुम्हारे पालक पिता की बात है, हम उनके साथ बुरा व्यवहार नहीं करेंगे। मैडम शू ने अपने बैग से एक बैंक कार्ड निकाला, उसे मेज पर रखकर मेरी तरफ सरका दिया। ये आपका इनाम है, इसमें 1 करोड़ युआन है। मेरी बेटी को पालने के लिए धन्यवाद। उनकी आंखों में ज्यादा कृतज्ञता नहीं थी, यह ज्यादा एक बिजनेस डील जैसा व्यवहार था। यहाँ तक कि उसमें हल्की सी तिरस्कार की झलक भी थी। मैं समझ सकता था कि वे मेरे द्वारा पाली गई लू जियू से संतुष्ट नहीं थे। उनकी पसंद तो शायद शू मिंगजू जैसी बेटी थी, आज्ञाकारी, समझदार और लोगों का दिल जीतना जानने वाली। लेकिन मेरी नजर में मेरी जियू दुनिया की सबसे अच्छी बच्ची थी। मैंने मुट्ठियां भींच लीं। फट पड़ने ही वाला था कि तभी सिस्टम की आवाज गूंज उठी, होस्ट, बेवकूफी मत करो, वे उसकी असली माँ बाप हैं और तुमने उसे 16 साल तक पाला ही किस दिन के लिए था? जब असली बेटी घर लौटेगी, सिस्टम तुम्हें एक और बड़ी रकम देगा। क्या शुरू से तुम्हारा मकसद यही नहीं था? मैंने होंठ काट लिए। सच तो यही था, शुरुआत में मेरा मकसद यही था, लेकिन इतने सालों में लू जियू मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। मैं उसे नहीं छोड़ सकता था, जैसे मैं अपनी जिंदगी नहीं छोड़ सकता। मैंने सिर उठाया। मेरी नजर लू जियू से मिली। वह चुपचाप मुझे देख रही थी, मेरे जवाब का इंतजार कर रही थी। उसकी आंखें काले ऑब्सिडियन पत्थर जैसी थीं, शांत लेकिन बेहद मजबूत। ये वही आंखें थीं जिन्हें मैंने 16 साल के प्यार से तराशा था। मैं हार नहीं मानना चाहता था। सबकी निगाहों के बीच मैंने बोलने के लिए मुंह खोला, लेकिन सिस्टम फिर बोला, होस्ट, कभी बच्चे के नजरिए से भी सोचो। शू परिवार अमीर और ताकतवर है। घर लौटते ही उसे हर वो चीज मिल सकती है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की। लेकिन तुम्हारे साथ वह किराए के घर में रहती है, सस्ते कपड़े पहनती है और इतनी छोटी उम्र में खाना बनाती है, सफाई करती है। उसने अपनी उम्र से कहीं ज्यादा जिम्मेदारियां उठाई हैं। अगर वह शू परिवार लौट जाए तो उसे किराए की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, ना ट्यूशन फीस की, ना किसी काम की। लोग उसकी सेवा करेंगे। क्या तुम सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए उसे अपने साथ तकलीफें झेलने देना चाहते हो? मैं स्तब्ध रह गया। सिस्टम की हर बात तर्कसंगत थी, लेकिन जैसे ही मैं जियू के पिछले 16 सालों को याद करता, हर याद मेरी आंखों के सामने जिंदा हो उठती और मैं मन ही मन उसका विरोध करने लगता। लेकिन वे जियू के साथ अच्छा व्यवहार तो नहीं कर रहे थे। आज उनकी पहली मुलाकात थी और पूरा परिवार मिलकर पहले ही एक 16 साल की लड़की पर दबाव बना रहा था। मैं चाहता था कि जियू घर लौटे ताकि वह सुख से जी सके, न कि किसी और जगह जाकर फिर से तकलीफें सहे। मैं खुद को समझाने लगा, अगर चुनाव जियू को करना पड़ा तो वह निश्चित रूप से मेरे साथ रहना चाहेगी। आखिर वह अभी सिर्फ 16 साल की है। उसे पैसे और ताकत की असली अहमियत कैसे पता होगी? लेकिन तुम अब बड़े हो चुके हो, तुम्हें समझना चाहिए, ये उसके लिए जरूरी कदम है। वह असली वारिस है। उसे अपना पुराना जीवन छोड़ना होगा।
अपने कर्मों से सबका प्यार जीतना होगा। कुछ मुश्किलों के बाद उसकी पूरी जिंदगी खुशहाल होगी। तुम क्या चाहते हो? वह थोड़े समय का दर्द सहे या पूरी जिंदगी? मैं चुप रहा। मेरे पास सिस्टम को गलत साबित करने का कोई जवाब नहीं था। जियू का मेरे ऊपर इतना भरोसा इसलिए था क्योंकि पिछले 16 सालों से मैं ही उसका एकमात्र परिवार था, लेकिन मैंने उसे बहुत कम दिया था। और शू परिवार का उसके प्रति बुरा रवैया शायद इसलिए था क्योंकि वे अभी उसे जानते नहीं थे। एक बार वे उसके साथ समय बिताएंगे तो उन्हें भी मेरी तरह लगेगा कि जियू दुनिया की सबसे अच्छी लड़की है। लू जियू की नजरों के बीच ऐने धीरे